हम हम लोग प्रीलिम्स के एग्जाम को ध्यान में रख के जो अपना प्री एग्जाम होने जा रहा है, हम लोग कुछ सवाल करने की कोशिश करते हैं कि कैसे आपको 2-4 सवाल चाहिए। पहले देखते हैं भौतिक आर्किटेक्चर। अब भौतिक समझना क्यों जरूरी है, उसका 2-3 पॉइंट अभी आपको समझ में आएगा। व्हाई आई वांटेड टू अंडरस्टैंड द भौतिक। जो भौतिक आर्किटेक्चर है, वर्टिकल है, स्पायर है, वर्टिकल वर्टिकल है, ये स्पायर है, और जिसके आर्च है अपवर्ड होते हैं। तीन चीज आगे आते हैं, आर्च भौतिक कल्चर के आप तीन भौतिक आर्ट जो आर्किटेक्चर तीन है, यह वर्टिकल है, स्पायर है, आर्च जो है वह क्या होता है, अपवर्ड होता है। और कैसा होता है, इसका जो पॉइंट है, पॉइंट अपवर्ड होता है। पॉइंट क्या है, आर्च जो है वो पॉइंट अपवर्ड होता है, ऊपर की तरह ये आर्च हुआ करता है। अगर आप ये समझने की कोशिश करें कि जो मिडिल एज का यूरोप था, जो मिडिल एज का यूरोप था, मिडिल एज यूरोप आर्ट। अब गोथिक कल्चर के साथ देखिए, जो मिडिल एज का यूरोप का आर्ट था वह क्या था, वह डिस्प्रपोर्शनेटली टॉल था। वह बहुत ही कहते हैं बहुत ज्यादा सीमा में लंबा या टॉल हुआ करता था। और उसका जो मिडिल यूरोप था, और मिडिल यूरोप का आर्ट क्या था, वह रिलीजियस था। यह प्योरली रिलीजियस था। ये तीन चीज इंपॉर्टेंट आ गई। अब इसको हम कंपेयर करेंगे इंडियन आर्ट के साथ। हमने तीन चीज बनाने की कोशिश की। जो गोथिक आर्ट क्या था, वर्टिकल था, स्पायर था, और इसका जो आर्च था अपवर्ड पॉइंट था। दूसरा, जो मिडिल एज यूरोप का आर्ट था वह डिस्प्रपोर्शनेट टॉल था, और ये प्योरली रिलीजियस था। ये आप एक पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 1। अब यहां से हम प्रोसीड करेंगे पॉइंट नंबर बी की तरफ, जो कि इंडियन आर्ट था। नाउ कम टुवर्ड्स पॉइंट नंबर बी। अब पॉइंट नंबर बी क्या है, जो इंडियन आर्ट्स था, जो इंडियन आर्ट्स का जो टेंडेंसी थी अपोजिट टू मिडिवल यूरोप। समझ आ रहा है, इट्स क्लियर। जो 2022 का एग्जाम दे रहे हैं उनको आप चाहे वो दे दो, क्या कहते हैं, उनको आप दे दो एक्सेस टू द एज ए स्पेशलिस्ट। इफ यू वांट टू स्पीक वी कैन टॉक आल्सो, बिकॉज़ वी वांट टू क्लियर सम ऑफ द डाउट। जो मिडिवल यूरोप, जो इंडिया का जो आर्ट था वह यूरोप का अपोजिट था। अब अगर टेम्पल टावर्स जो आर टॉल, अब यहां पे देखिए टेम्पल टावर्स क्या थे, टेम्पल टावर्स क्या थे, ये टॉल थे, लेकिन क्या थे, सॉलिडली बेस्ड थे। यहीं से सवाल आपका पकड़ा जाएगा। ये टॉल थे, लेकिन ये क्या थे, ये सॉलिडली बेस्ड थी। इनका जो बेस था वो सॉलिड था, और जो आइडियल टाइप, ये दे आर नॉट एबनॉर्मली टॉल। इसको कंपेयर करिए यूरोप से, नॉट एबनॉर्मली टॉल। नाउ यू कंपेयर विद यूरोप, वहां क्या बोला था मैंने, डिस्प्रपोर्शनेटली टॉल। वहां पर क्या बोला था, they were the disproportionately tall। यहां मैं क्या बोल रहा हूं, they are not abnormally tall। ये बहुत abnormally tall नहीं हुआ करते थे। कैसे होते थे, शॉर्ट एंड स्टॉकी। ये शॉर्ट होते थे और ये स्टॉकी हुआ करते थे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं आई है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बची हुई है। अगर हम इसको देखें, जो गॉड और डेमी गॉड्स थे, जो गॉड और डेमी गॉड्स थे, ये यंग थे, हैंडसम थे। अब
अब आते हैं गॉड और डेमी गॉड्स पे। जो गॉड्स थे और डेमी गॉड्स ये क्या थे? अभी किसी भी आप अपने ईश्वर को देखिए, यंग और हैंडसम। आप किसी भी ईश्वर की आप मूर्ति देखिए, कई बार वो यंग होंगे और हैंडसम होंगे, वो यंग भी होंगे और हैंडसम होंगे। और इनका जो जो बॉडी आती है, इनकी बॉडी देखिए क्या है, बॉडी कैसी होगी, राउंडेड और वेल राउंडेड एंड वेल। उनकी बॉडी पूरी राउंडेड है और बॉडी पूरी तरह से वेल रिच्ड है। हम एक एक्सेप्शन ऑफ द डांसिंग शिवा को छोड़ दे, जो सेक्टर, अगर हम डांसिंग शिवा को छोड़ दे, तो आप क्या थे, फॉर्मली ग्राउंडेड थे। अगर डांसिंग शिवा के एक एक्सेप्शन को छोड़ दे तो सब क्या है, सब के सब फॉर्मली ग्राउंडेड थे, या सीटेड थे, या तो वो सीटेड थे, या तो बैठे हुए हैं, या both feet on land, या तो वो सीटेड है या उनके दोनों जो पैर हैं वह जमीन पे है। यह एक इंडियन और यूरोपियन आर्ट का एक कंपैरिजन है, इस पर सवाल बनने की संभावना बहुत अच्छी है। तो फर्स्ट चीज जो हमने क्या एड्रेस करने की, वो हमने एड्रेस करने की कोशिश की कि इंडियन और यूरोपियन मिनिमल आर्ट था, जो आर्ट था उसमें क्या कंपैरिजन है। अब नाउ नेक्स्ट पार्ट, रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ आर्ट। हमने क्या बोला था, यूरोपियन आर्ट जो था वह ट्रूली रिलीजियस था। नाउ लेट अंडरस्टैंड द रिलीजियस आर्ट ऑफ आर्ट जो इंडिया का था वह किस तरह का हुआ करता था। अगर एंशिएंट इंडियन रिलीजियस आर्ट देखें तो यह इसका जो एक लिटरेचर है इंडियन आर्ट का, और जो एक आर्ट है, यह तो रिलीजियस है बट इट इज नॉट रिलीजियस। इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। जो इंडियन लिटरेचर है वह तो रिलीजियस था, जो इंडियन आर्ट था वह रिलीजियस नहीं था, वह उसमें रिलीजन का उतना इम्पैक्ट नहीं था। तो एंशिएंट इंडियन आर्ट के बाद कह सकते हैं यह स्ट्राइकिंगली डिफरेंट था फ्रॉम हर जो उनका एक रिलीजन। अब इसमें और लिटरेचर को हटाइए और अच्छा करिए, इसको रिलीजियस लिटरेचर करिए आप इसमें, रिलीजियस लिटरेचर से जो एंशिएंट इंडियन का रिलीजियस आर्ट था, अब इसको हम और ठीक करते हैं, रिलीजियस आर्ट। अब इसको हम फिर चेंज कर देते हैं, रिलीजियस लिटरेचर एंड रिलीजियस आर्ट। रिलीजियस लिटरेचर में और रिलीजियस आर्ट में डिफरेंस था, स्ट्राइकिंगली डिफरेंस था, दोनों के बीच एक भेद था। जो यह रिलीजियस आर्ट था और ये लिटरेचर है, तो जो एक रिलीजियस लिटरेचर था यह किसका वर्क था, यह वर्क था मॉन्क्स का, ब्राह्मण्स का। यह काम किसका था, जो रिलीजियस लिटरेचर था ये काम था किसका, जो ब्राह्मण्स थे, मॉन्क्स थे, एसेटिक्स थे। और जो रिलीजियस आर्ट था ये किसका काम था, यह सेक्युलर लोगों का काम था। जो रिलीजियस आर्ट था ये किसका काम था, ये सेक्युलर क्राफ्ट्समैन, जो क्राफ्ट्समैन सेक्युलर हुआ करते थे, सेक्युलर क्राफ्ट्समैन का काम था। यह सेक्युलर क्राफ्ट्समैन का काम हुआ करता था। देखिए आप यहां से सवाल आपका दिमाग करना शुरू करना चाहिए। तो जो एक रिलीजियस लिटरेचर था
और जैसे आर्ट था, दोनों में फर्क था। लिटरेचर के मॉन्क्स थे, ब्राह्मण से एसिडिक सुनाया करते थे, और जैसे आर्ट जो था वह सेकुलर लोगों का काम हुआ करता था। वह काम कैसे करते थे? यह काम तो करते थे प्रीस्ट के निर्देशन पे, प्रीस्ट के डायरेक्शन पे। They used to work on the direction of the priest. काम तो करते थे फ्रॉम द डायरेक्शन, जो डायरेक्शन उनको मिलता था, कि जैसा डायरेक्शन उनको दिया जाता था उसके अनुसार काम करते थे। लेकिन यह ऐसे लोग थे जो सेकुलर लोग थे, ये रिलीजियस लोग नहीं हुआ करते थे। तो जो इंडियन आर्ट का इंस्पिरेशन है, इस इंडियन आर्ट के इंस्पिरेशन में कई तत्व अपने आप में समाहित हो जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ध्यान क्लियर नहीं हुआ? सवाल बनना नहीं बनना है? आर यू एबल टू मेक क्वेश्चंस और नॉट? द रिलीजियस आर्ट एंड दिस लिटरेचर, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ऐसे ही सवाल कॉन्सेप्ट के ऊपर आया करते हैं जो हम लोगों से अक्सर मिस हो जाते हैं। उस सवाल को मिस होने से बचाने की प्रक्रिया हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कैसे वह बच जाते हैं। तीसरी बात, एक राजगीर के एक्सेप्शन, एक राजगृह के एक्सेप्शन को छोड़ दें। We have no significant architectural remains between हड़प्पा पीठ and मौर्य पीठ। दरअसल क्या है क्या, हड़प्पा और मौर्य के बीच कौन सा एक सिग्निफिकेंट आर्ट फॉर्म अवेलेबल है, दैट इज राजगृह। तो सवाल क्या हो गया कि राजगृह के, जो इसको तीन तरह देखिए, राजगृह के एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए। इफ वी लीव द एक्सेप्शन ऑफ द राजगृह between Harappa and Maurya, no significant traces of art is available। तो एक और सवाल क्या हो गया कि हड़प्पा और मौर्य के बीच कौन सा एक सिग्निफिकेंट आर्ट स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है? क्या आंसर हो गया? राजगृह। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, मुझे सवाल अभी तक दिखा नहीं है जो यूपीएससी ने पूछा हुआ। आराम से आते हैं, धीरे धीरे। अब जो एक पूरी समस्या है, समस्या क्या है कि अब हम समझते हैं, अब आते हैं मौर्य का काल पे। जो मौर्य के काल में बिल्डिंग मौर्य काल की जो बिल्डिंग है वो होती है वाई वुड। मॉडर्न काल में जो हमारे को स्ट्रक्चर मिलते हैं वह वुड मिलते हैं। तो जो मॉडर्न मोनोलिथिक कॉलम्स हैं वो प्रूव करते हैं क्राफ्ट्स ऑफ दोस डेज दैट उनके पास जो मास्टरी थी वर्किंग इन स्टोन। अगर हम मॉडर्न मोनोलिथिक कॉलम को देखें तो मॉडर्न मोनोलिथिक कॉलम्स प्रूव दैट द क्राफ्ट ऑफ दोस डेज हैड ए थॉरो मास्टरी ऑफ वर्किंग स्टोन एंड इफ द ग्रेट सिटीज ऑफ मॉडर्न टाइम्स वर मेनली बुilt of wood। उसका कारण क्या है? कंपैरेटिवली स्कैरनेस ऑफ स्टोन। उसका कारण क्या है? देखिए ये हम सवाल क्यों बन रहा है, क्योंकि मौर्य के समय में स्टोन का इस्तेमाल हुआ ही है। अशोक के आप सारे शिलालेख देख ही रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जस्ट अंडरस्टैंड दिस बेसिक इशू कि अगर हम मॉडर्न के जो मोनोलिथिक कॉलम्स है, तो अगर हम मॉडर्न के मोनोलिथिक कॉलम्स को देखें जो किसके हैं? स्टोन के हैं। उससे एक चीज क्या प्रदर्शित होती है, इससे क्या 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 बताती है? उनके जो क्राफ्ट्समैन थे उनकी मास्टरी थी स्टोन में, उनकी स्टोन में मास्टरी थी। उस स्टोन में मास्टरी होने के बावजूद जो ग्रेट सिटीज थी मौर्य टाइम की, उमली बुल्ढी वुड की, उसका कारण क्या है? जो स्टोन की एक अनुपलब्धता थी। जो गंगेटिक फिल्म में, गंगेटिक फिल्म में दो खास बात क्या है भाई, जाओ भी आगे। गंगेटिक फिल्म स्टोन नहीं था, अब जाके पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नाउ यू कंबाइन ऑल दीज फैक्ट्स,
Now you combine all these facts to make a question. फैक्ट नंबर 1, मॉर्गन के पास जो मोनोलिथिक स्टोन्स के स्ट्रक्चर थे, मॉर्गन के पास, ये फैक्ट नंबर 1, मॉर्गन के पास मोनोलिथिक स्टोन स्ट्रक्चर थे, उसको बनाने में क्राफ्ट्समैन की मास्टरी है। फैक्ट नंबर 1 हो गया। मॉर्गन का एम्पायर वुड में बना है, ये फैक्ट नंबर 2 हो गया। अब वाई बुक से सी क्या सी कि जो गंगैटिक प्लेन था, उस गंगैटिक प्लेन में स्टोन नहीं मिलते थे और जंगल बहुत ज्यादा मात्रा में थे, जंगल बहुत ज्यादा मात्रा में थे, इसलिए उन्होंने वुड का इस्तेमाल किया। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि जो इंक्रीजिंग एडॉप्शन था का स्टोन एज बिल्डिंग मीडियम वाज ड्यू टू पार्टली फॉरेन कॉन्टैक्ट। अब आते हैं, इसके बाद आते हैं जो एक चेंज हो रहा है, आते हैं फैक्ट नंबर पे, जो चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है स्टोन यूज का। कैसे? ड्यू टू फॉरेन कॉन्टैक्ट। जब फॉरेन कॉन्टैक्ट होने लगा तो स्टोन का यूज बढ़ने लगा, लेकिन ग्रेजुअल, उसका एक कारण तो फॉरेन कॉन्टैक्ट होगा, दूसरा ग्रेजुअल डिसअपीयरेंस ऑफ टिम्बर फॉरेस्ट फ्रॉम द मोर पॉपुलर सिविलाइज्ड रीजन ऑफ इंडिया। दूसरा एक तो होगा एक, दूसरा ग्रेजुअल डिसअपीयरेंस of forest from the area of civilized settlements. अगर इंक्रीज ऑफ स्टोन में यह दोनों ऑप्शन दे दिया गया कि क्या कारण थे कि आर्ट में ग्रेजुअल जो इंक्रीज हुआ फ्रॉम फॉरेस्ट टू द स्टोन, उसके कारण क्या थे? तो एक कारण क्या हो गया, जो फॉरेन कांटेक्ट हो रहे थे। दूसरा क्या कारण होता है, ग्रेजुअल डिसअपीयरेंस हो रहा था। इसका फॉरेस्ट का, कहां से? जो सिविलाइज सिटीज के एरिया से। क्लियर हो नहीं हुआ? अब आप पहले का और ये पहले का 3 पॉइंट और 5 पॉइंट आप ऐड करिए। यू राइट ऑन योर डायरी दीज 5 पॉइंट्स कि जो फॉरेस्ट से डिसअपीयरेंस हो रहा था तो क्या होगा, अगर फॉरेस्ट हटेगा तो टिम्बर कम ही होगा, तो इसका फर्क क्या पड़ेगा, इसका फर्क पड़ेगा। अब मॉर्गन ने अपना स्टोन कहां से लिया? चुनार का पत्थर। एक सवाल है पुलिस में आया हुआ है, चुनार का पत्थर, चुनार से लिया। चुनार कहां है आप जानते हो, बनारस के पास में है। तो जो मॉर्गन ने जो अपने सारे पत्थर लिए, चुनार के पत्थरों का इस्तेमाल किया। अब इसके बाद आते हैं स्तूप पे। स्तूप जो स्तूप है, जो कल्ट ऑफ स्तूप है, किसने? बुद्धिज्म ने लिया, और अशोक ने रेज किया स्तूप इन द बुद्धास ऑनर ऑल ओवर इंडिया। तो ऑल ओवर इंडिया में बुद्ध के ऑनर में स्तूप किसने किया? अशोक ने किया। स्तूप किसका आर्किटेक्चर है? सवाल ही हो गया। स्तूप बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट है। बुद्धिस्ट ने क्या किया? बुद्धिस्ट ने स्तूप किया, और अशोक को इस बात का श्रेय जाता है। इट इज गोइंग टू द फॉर द अशोक दैट ही हैज रेज्ड स्तूप इन द बुद्धा ऑनर ऑल इंडिया। ओनली वन स्तूप इन नेपाल सर्वाइव्स इन द फॉर्म इन विच द ग्रेट एम्परर लिव्ड। जो अशोक ने जो स्तूप बनवाए उसमें एक ही स्तूप सर्वाइव है, वह नेपाल में है। उसके अलावा सारे स्तूप क्या हो गए? समाप्त हो गए। तो एक्सेप्ट वन स्तूप जो नेपाल में है, उसके अलावा सारे स्तूप समाप्त हो गए। अब स्तूप होते क्या थे और स्तूप क्या थे? स्तूपास थे क्या? स्तूपास थे क्या? यह एक लार्ज हेमिस्फेरिकल डोम हुआ करता था, जिसमें एक सेंट्रल चैम्बर होता था,
जहां पे रिलिक्स ऑफ बुद्धास रखे जाते थे, रिलिक्स ऑफ बुद्धास रखे थे। एक लार्ज हेमी स्फेरिकल, लार्ज हेमी स्फेरिकल, एक पूरा लार्ज हेमी स्फेरिकल पूरा जो कल्चर बनता था, जो डोम होते थे, लार्ज हेमी स्फेरिकल डोम्स, उसके सेंटर में हम क्या करते थे, बुद्धा के रिलिक्स को रखते थे। सांची, आते हैं सांची के, सांची, ये जो प्रीलिम्स के सवाल है उसको हम ध्यान रख के काम कर रहे हैं, पूरा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। भाई सांची पर, अब सांची क्या है, सांची, सांची मोस्ट इस जो इंटरेस्टेड पार्ट है, सांची सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो आर्किटेक्चर है इंडिया का, एशियन इंडिया का। अब सांची को 3-4 सवालों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि सांची में हुआ क्या था। सेकेंड सेंचुरी बीसी में जो ओल्ड सांची स्तूप था उसको एनलार्ज किया गया टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल साइज। पहला, सेकेंड सेंचुरी बीसी enlarged twice the size. फैक्ट नंबर 2, सेकेंड सेंचुरी बीसी में इसको इनलार्ज किया गया, जो उसका साइज था इसको गुना कर दिया गया। दूसरा, जो ओल्ड वुडन रेलिंग थी, ओल्ड वुडन रेलिंग को रिप्लेस किया गया, ओल्ड वुडन रेलिंग्स को इनलार्ज किया गया, मतलब उसको रिप्लेस किया गया, उसको रिप्लेस किया गया। ओल्ड वुडन रेलिंग थी उसको रिप्लेस किया गया, और उस जो एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेंचुरी बीसी, फर्स्ट सेंचुरी बीसी फर्स्ट सेंचुरी बीसी में एक गेटवे जिसको क्या बोलते हैं, तोरण, तोरण को ऐड किया। सांची कहां पे है, एमपी में। तो ये 3 फैक्ट इंपॉर्टेंट क्यों हो गए हैं, ये सांची के आर्किटेक्चर में जो एडिशन हुआ है उसके कारण ये 3 चीज ये इंपॉर्टेंट हो गए हैं, उसके कारण ये थोड़ा से इंपॉर्टेंट हो गया है। अब आते हैं स्तूपा ऑफ अमरावती। अभी हो गया क्या है, सांची, कम ऑन द अमरावती, स्तूपा ऑफ अमरावती। अब अमरावती की स्तूप कहते हैं, जो अमरावती का स्तूप है, जो इंडिया में स्तूपा आर्किटेक्चर मोर एंड मोर ऑर्डिनेट हो रहा था। जो स्तूपा ऑफ अमरावती है, जो अमरावती है, जिसको कंप्लीट किया गया एडी 200। अब एक सवाल आ गया, अगर देखिए सांची और अमरावती का कालक्रम, पहले सांची हुआ था या पहले अमरावती हुआ था, तो आपको डेट याद होगा, कर लियोगे। जो अमरावती का जो स्तूप है इसको कंप्लीट किया गया 200 में, लार्जर देन ऑफ सांची। क्या है, लार्जर देन सांची। तो अगला फैक्ट क्या हो गया कि कौन सा लार्ज है, एक तो हो गया कालक्रम, सांची पहले आ रहा है, अमरावती बाद में आ रहा है। अब आ जाइए लार्जनेस में, अमरावती पहले है, सांची बाद में। लेकिन जैसे सवाल बन सकता है वैसे हम कोशिश कर रहे हैं। अगर हम लार्जनेस में आते हैं तो अमरावती पहले है, सांची बाद में है। तो अगर कालक्रम से देखें, इफ यू सी द क्रोनोलॉजी, तो सांची कम्स फर्स्ट, एंड इफ यू कम वाया द लार्जनेस, तो जो सांची है वह लार्जर सांची, और वह एडॉर्न किया गया कार्ड पैनल से। इसमें क्या है, एडॉर्न बाई कार्ड पैनल। अब देखिए, आप करिए, सांची में पैनल नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया है, इसको बाद में ऐड किया गया है। अब जो इस सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस जो ये इसका पैनल क्या जाता है, स्टोरी ऑफ
जो अमरावती का जो स्तूप है, यह इस बुद्धा की, यह बुद्ध की स्टोरी के बारे में बताता है, जिसमें क्या है, लाइफ ऑफ बुद्धा। अब एक सवाल आप यही बना सकते हो, कौन सा स्तूप बुद्ध की लाइफ के बारे में बताता है? ए सांची, बी अमरावती। अब आंसर ए सांची अमरावती बोथ, बी ओनली अमरावती, सी ओनली सांची, डी नाइदर अमरावती नॉर सांची। अब इस सवाल, अब इन दो तथ्यों को मिला के सवाल बना डालिए। सांची और अमरावती के क्रोनोलॉजी, उनके स्ट्रक्चरल इश्यूज और उन पर क्या बना हुआ है। तो जो अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल देखता हूं, देखिए सवाल के बनाने में जो सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, सोशियो इकोनॉमिक रिलीजियस सेकुलर, ये जो एस्पेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो अमरावती के स्तूप में जो लाइफ ऑफ बुद्धा डिपिक्ट की गई है, वह बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कहाँ की गई है? उनके पैदल में। अब सांची का इस स्तूप में पैदल नहीं था, बाद में ऐड किया गया। अमरावती के पैनल में एक क्या कार्ड पैनल अब उन्होंने बनाया था, जिसमें वो उसको लगाया। क्लियर हो गया? नॉट क्लियर? अब सांची अमरावती के बाद आते दो और स्तूप है, सारनाथ नालंदा। अरे सवाल और बना दिए, सारनाथ नालंदा सांची अमरावती। यह किस बात के लिए जाना जाता है? बात करें for stupas, D for temple and stupas, C for Buddha's life, D for religious architecture। अब ये अच्छा है, इसमें से इसको किसी तरह से सांची अमरावती, देखिए अगर आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देखिए, एक क्वेश्चन पेपर आया था, 4 लोगों के नाम लिख दिए गए, बोला क्या कहोगे? वो क्या थे? चारों नाटककार थे। जितना दिमाग आप अपना चलाओगे, मैं लगातार 2 दिन से मैं उन लोगों को एग्जामिन कर रहा हूं जो नए लड़के भी ज्वाइन किए हैं, जिनके मार्क्स 135 140 120 से 140 के बीच आते हैं। एक तो 135 40 हर बार पाता है। ये लोग करते क्या थे? बेसिक क्या, उन लोग पढ़ने से ज्यादा ये समझने की कोशिश करते थे सवालों का ट्रेंड कैसे आता है। क्या ना, आप में से मेजॉरिटी लोग वो सुनते नहीं जो हम लोग कहना चाहते हैं। आप लोग क्वेश्चन पेपर रोज देखो, शायद मैंने ये 1000 टाइम्स कहा होगा, अगर 2019 से अपनी बात करना शुरू करो कि एवरीडे आप क्वेश्चन पेपर देखो। जो लड़का 140 हर बार पाता था, 3 अटेम्प्ट में 2 बार सिलेक्ट हुआ, 140 हर बार पाता था, मैं उसको ही विल टेक क्लास 1 और 2 डेज, मैंने कहा तू आप एड्रेस करो। उसका खास चार्ज क्या था? वो किताबें उतनी नहीं पढ़ता था, वह ज्यादा क्वेश्चन पेपर समझने की कोशिश करता था। ये मैं शुरू से कर रहा हूं। आप लोग रोज क्वेश्चन पेपर देखिए। ये 12 घंटे 14 घंटे पढ़ने से फायदा तभी होगा जब 12-14 घंटों का प्रोडक्टिव यूज करिए। तो क्या हो गया? अमरावती, सारनाथ, नालंदा, सांची। अब आते हैं सारनाथ और नालंदा को देखिए। सारनाथ क्या है? अब सारनाथ में क्या फेमस है? श्रवण, बुद्ध का पहला उपदेश। अब आप लोग तैयार कर लीजिएगा, सारनाथ में क्या क्या खास बात है, पहले पढ़ा चुका हूं। यहाँ क्या हो? बुद्ध का श्रवण है। और जो स्तूप नालंदा में है, इसको 7 बार इलाज किया गया। एक सवाल बहुत अच्छा गया, which stupa has been 7 times enlarged? इसको 7 बार इलाज किया गया। It has been enlarged 7 times. क्लियर हुआ? किसको क्लियर नहीं हो रहा है? Now come on the cave temples. Come on the cave temples. Let's see on the cave temples. केव टेम्पल्स की क्या खास बात है? जब हम अपने इंडियन आर्किटेक्चर को देखें तो जो 2 ऑफ द केव बारबर, जो बारबर हिल नियर गया, एक है 12 बार हिल्स नियर गया, अशोक, आरजीओ। ये 4 इंपॉर्टेंट।
यह बाराबार हिल्स पे है, नियर गया, ये गया के पास में है। अशोक ने आजीवक संप्रदाय को यह दान किया था। यह अशोक ने डेडिकेट किया है आजीवक को। दूसरा क्या हो गया, एक तो हो गया बाराबार हिल जो सबसे महत्वपूर्ण हो गया, जो बाराबार हिल्स के जो केव ऑफ बाराबार हिल्स और नागार्जुन हिल्स। अब बार के साथ देखिए, नागार्जुन हिल्स, नागार्जुन हिल्स, इससे सवाल आने की संभावना बहुत ज्यादा है इस तरह से। उसके बाद हो गया नागार्जुन हिल्स। नागार्जुन अगर हम देखें बाराबार और नागार्जुन का क्या है, क्वाइट अनएडोर्ड है, क्वाइट अनएडोर्ड, मतलब इसको साज सज्जा इसमें बिल्कुल नहीं है, ये साज सज्जा विहीन है। एक एक्सेप्शन है नागार्जुनी नियर बाराबार, तो केव्स ऑफ बाराबार एंड नागार्जुन हिल्स है, क्या है, केव्स ऑफ बाराबार एंड नागार्जुन हिल्स के साथ क्या है, ये क्या है, ये है क्वाइट अनएडोर्ड। अब इसके बाद अगले कदम से सवाल आपका कब हो रहा है, एक्सेप्शन वन एट नागार्जुन नियर बाराबार। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन है नागार्जुनी, नागार्जुनी और नागार्जुन हिल समझिए, एक यहाँ पर नागार्जुनी है जो एक अपवाद है, उसमें एक्सेप्शन क्या है, यह जो है, यह जो वह है, वह थोड़ा सा सिंपल है, कार्व है। यह क्या है, सिंपल है, इसकी कार्विंग की गई, कार्विंग कब की गई है, मौर्य के टाइम की गई। अब आप सवाल देखिए, अब नाउ इस आप केव टेम्पल के कितने तथ्यों से सवाल बनाएंगे, ट्राई टू मेक क्वेश्चंस ऑन द केव टेम्पल बाराबार और नागार्जुन हिल पे, इनके आधार पर सवाल बनाने की कोशिश करें। जस्ट मेक क्वेश्चन, राइट एनी क्वेश्चन इफ यू कैन मेक इट, अगर आप बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है, बताइए, जल्दी बनाइए, फास्ट। अब देखिए जो अब थोड़ा अगर भरहु तो सांची को देखिए, तो जो भरहु तो सांची थे ये क्या थे, तो स्वतंत्र कलाशय, और ये क्या थे, दो स्वतंत्र कलाशय रिप्रेजेंटिंग द टू डिफरेंट आर्ट फॉर्म, और दो अलग तरह थे। हालांकि दोनों का जो मानसिक पूर्तिकरण था और जो सिद्धांत था वह उससे समानता जरूर थी, और इन दोनों का संबंध, अब सांची और भरहु का संबंध किससे है, इन दोनों का संबंध मथुरा शैली से है, मथुरा शैली, मथुरा, इन दोनों का संबंध। अब एक सवाल आपका कौन आ गया है, इन दोनों का संबंध किससे है, मथुरा शैली से है। भरहुत की जो मथुरा, जो इन दोनों की जो शैलियां हैं, इन शैलियों को अगर देखें तो अगर हम सांची के पास देखें, विदिशा में वैष्णव, अब सांची के पास कौन क्या है, सांची के पास, सवाल बनाइए आप लोग जल्दी, सांची के पास क्या है, विदिशा वैष्णव, मैंने बताया हुआ है विदिशा वैष्णव। यह विदिशा वैष्णव क्यों इंपॉर्टेंट है, जो विदिशा के शुंग राजा थे भागदत्त, जो वहां पे एंटियालिक दास का राजदूत था, और यह स्तंभ अशोकों के स्तंभ से छोटा था, तो सांची के पास विदिशा के वेशनगर में जो स्तंभ है वह डियोन के जो पुत्र थे, हेलियोडोरस, हेलियोडोरस, किसी से सवाल बनाया, मैं टाइम पास लिख रहा हूं, क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, किसी सवाल नहीं बन पा रहा है, नित्या आप बनाओ, नित्या आप बनाओ सवाल, मेक इट, स्मृति आप बनाओ, मेक इट, अभी आप सवाल बनाओ, याद हो जाएगा।
जल्दी बनाओ, फास्ट बनाओ, फास्ट बनाओ। अब ओल्डेस्ट डेक्कन केव, अब आते हैं ओल्डेस्ट डेक्कन केव, भज। ओल्डेस्ट डेक्कन केव भज, ओल्डेस्ट डेक्कन केव कहां पे है? भज पे है। नहीं बन पाया। सतवाहन, जो ओल्डेस्ट डेक्कन केव है वो भज पे है। वो किसका है? वो सतवाहन समय का है। तो वेस्टर्न, अगर हम डेक्कन में देखें तो वेस्टर्न डेक्कन में है सतवाहन एम्पायर के सक्सेसर के समय में लार्जेस्ट और मोस्ट आर्टिफिशियल जो केव है वह एक्सकेवेट की गई। तो ओल्डेस्ट डेक्कन केव कहां पे? भज में है। कहां पे है? पूना के पास है। तो ओल्डेस्ट डेक्कन केव भज नियर पूना। सतवाहन और उनके वंशजों के काल में वहां पर डेक्कन केव बनाई गई। भज के बाद आता है कार्ले। भज के बाद क्या आता है? कार्ले। जो कार्ले केव है, जो फाइनेस्ट सिंपल एग्जाम्पल, जो ग्रेट चैतहाल कहां का है? अब कार्ले क्या है? फाइनेस्ट ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ चैतहाल। अब चैत्य में स्तूपा में क्या फर्क है ये आपको पता होना चाहिए। कार्ले में क्या हो गया? फाइनेस्ट जो ग्रेट एग्जाम्पल है चैत्यहाल का, कहां पे है? कार्ले। तो सबसे जो फाइनेस्ट ग्रेट एग्जाम्पल है वहां पे है चैत्यहाल का, कार्ले में है। यह बनाया गया है बिगिनिंग ऑफ द कृष्ण। अब इस बात क्या है? भज। ये सब क्या बुद्धिस्ट आर्ट है ये सब। अब इसको बुद्धिस्ट आर्ट से देखने की कोशिश करिए। भज बिकम हैवी एंड ऑर्नेट। तो अब आपने स्तूपा के बाद देखा, तो नाउ वी आर सीइंग दैट कि जो कार्ले और भज के साथ खास बात क्या है? तो फाइनेस्ट जो सिंगल एग्जाम्पल है ग्रेट चैतहाल का, कार्ले पे है। उसके बाद क्या है? सेम जनरल पैटर्न मिलता है भज में, बट लेकिन वह अपने कहते हैं साइज और स्प्लेंडर में फर्क दिखता है। तो जो अपने पास दो इंपॉर्टेंट चैत्यहाल के जो एग्जाम्पल मिलते हैं वो कहां मिलते हैं? भज मिलते हैं और कार्ले मिलते हैं। भज और कार्ले दो एग्जाम्पल है। अब कार्ले केव के पास 3 एंट्रेंस है। दंपति कपल, कार्ले और दंपति कपल, याद करिए कि दंपति कपल का संबंध किससे है? इस सवाल ये बनता है, दंपति कपल का संबंध किससे है? तो जो कार्ले केव है उसमें 3 एंट्रेंस है और जो रिलीफ बना दंपति कपल, इस स्मॉल कॉर्ड जो है, स्मॉल कॉर्ड है वो। तो एक चीज याद रखिए कि दंपति कपल का संबंध किससे है? तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया कार्ले केव। नाउ कम ऑन अजंता। आपको सवाल मिल जाना चाहिए। नाउ कम ऑन अजंता। अजंता कब बनाया गया? अजंता कहां बनाया गया? अजंता में कितनी केव्स हैं? 24 केव्स। अजंता में कितनी केव्स है? अजंता में 24 केव्स है और ये काफी डीप है। जो अर्लीस्ट केव डेट्स है वो क्या है? 2nd सेंचुरी बीसी का है। अर्लीस्ट कब का है? 2nd सेंचुरी बीसी का। बोलते हैं अजंता केव गुप्ता के समय में, गुप्त काल में बनाई गई है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इसकी पेंटिंग है। अजंता के बाद आते हैं एलोरा। अजंता के पास में ही एलोरा है। तो जो 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 एलोरा, इसमें 24 केव्स है, इसमें 34, इसमें क्या है? इसमें जो अजंता के पास अजंता के पास 24 केव्स है। और
उसके बाद जो लेटर केव टेम्पल हुआ एलोरा हुआ है। एलोरा में कितने 34 केव्स है। एलोरा में 34 केव्स है। तो अजंता और एलोरा दोनों के तत्वों के हिसाब लिखिए। ये कब हुआ है 5th to 8th सेंचुरी। ये ट्रांसफर याद करिए। अब पहले अजंता बना या पहले एलोरा बना? तो अजंता तो एलोरा बात होते हैं 5 से 8 सेंचुरी एडी का है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मोस्ट हिंदू है, लेकिन बुद्धिस्ट भी है और जैन भी है। एक अच्छा सवाल नहीं बन गया कि अजंता सॉरी एलोरा के केस में मोस्टली जैन है। जो क्राउनिंग अचीवमेंट है एलोरा का है वह क्या? कैलाश नाथ टेम्पल। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कैलाश नाथ। सबसे जो इंपॉर्टेंट है, सबसे अचीवमेंट जिसको हम कर सकते हैं वह कहते हैं वह एलोरा का कैलाश नाथ टेम्पल है। अब इसको किसने बनाया था? इस राष्ट्रकूट एम्परर कृष्ण प्रथम, राष्ट्रकूट एम्परर कृष्ण प्रथम के राष्ट्रकूट। तो सवाल ये भी हो गया, राष्ट्रकूट जो एम्परर थे, राष्ट्रकूट राजा थे, जो किंग प्रथम थे, उनके इंस्ट्रक्शन पे, उनके दिशा निर्देशन पे इस स्ट्रक्चर को तैयार किया गया था। अब कैलाशनाथ जो है यह अर्लीस्ट टेम्पल नहीं है। इज नॉट अर्लीस्ट टेम्पल फ्रॉम द सॉलिड रॉक। अब देखो क्या है, अब अगला सवाल, इस जो कैलाशनाथ है वह सॉलिड रॉक से बनाया गया है, तो क्या यह अर्लीस्ट है? नो। अर्लीस्ट कौन है? मामल्लपुरम। कैलाशनाथ के पहले मामल्लपुरम जो साउथ इंडिया में है, मामल्लपुरम जो एक सी कोस्ट सिटी है, सी कोस्ट सिटी है, मद्रास सी कोस्ट सिटी है, मद्रास के पास में है, मद्रास के नियर है। यहां पर उन्होंने जो सॉलिड रॉक को सॉल्व बना पाया? नहीं बना पाया। जो सी कोस्ट सिटी है मामल्लपुरम, वहां पर कैलाशनाथ के पहले सॉलिड रॉक से पहले ही मंदिर बनाए जा चुके थे, जहां पर 17 टेम्पल्स बनाए गए। वो बहुत लार्ज साइज नहीं है। दे वर कार्व्ड फ्रॉम द जो आउटक्रॉपिंग हिल रॉक्स है उससे वो काट के बनाए गए। उसमें मोस्ट फेमस कौन सा है? 7 पगोडास। 7 पगोडास इसमें मोस्ट फेमस है। 7 पगोडा जो है वह वहां के सबसे मोस्ट फेमस एग्जाम्पल्स में से एक बनाया जाता है। और लेटेस्ट केव टेम्पल कौन सा है? एलिफेंटा। लेटेस्ट कौन सा है? एलिफेंटा। लेटेस्ट कौन सा है? एलिफेंटा है। वो कहां पे है? वो बॉम्बे के पास में है। यह आपका तकरीबन मैंने बुद्धिस्ट आर्ट को करने की कोशिश की। आप लोग सवाल ही नहीं बना पा रहे हो, इसको क्या किया जाता? What can be done if you are not able to make the questions itself? Then how I can help you? बस करें, इतना ही आप लोग याद करो, बहुत है। So now you start preparing yourself. We'll see you in the evening again. Take care.